ज्योग्राफी जो ऑप्शनल होता है आपकी जीएस में काफ़ी मदद करता है कि मैं अपने सिलेबस को कैसे कवर करूँ, जो चीज़ मुझे पढ़नी है उसको कैसे कवर करूँ, और वो टारगेट के माध्यम से ही हो सकती है। कोरोना महामारी रही, वो एक डिजास्टर की तरह रही, और मेरा मानना है कि उसने कहीं न कहीं तैयारी को भी, फैमिलीज़ को भी, चुनौतियों को भी काफ़ी बढ़ाया था। आत्मनिरीक्षण कर लो मित्रों, नित नव मार्ग बनाना है और सफलता की राह को हमें आगे बढ़ाना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिव्यांशु आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप के स्पॉटलाइट सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हाल ही में यूपी पीसीएस 2021 के रिजल्ट में डीएसपी की पोस्ट को यहां पर हासिल किया है। हमारे साथ जो उपलब्ध हैं आज हमारे बहुत ही महान प्राप्तकर्ता कपूर कुमार। तो आइए इनसे वार्ता करते हैं और इनकी सफलता की यात्रा को जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन की। हेलो कपूर, कैसे हैं? हेलो दिव्यांश सर, मैं ठीक हूँ। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको एज एन डीएसपी बन के अभी? नहीं, खुशी हो रही है क्योंकि एक लंबा प्रयास था, चौथा अटेम्प्ट था ये मेरा, और कई बार जो है संघर्षपूर्ण भरी ये यात्रा रही है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो आपके साथ संघर्षपूर्ण बड़ी यात्रा रही, तो क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करा आपकी पूरी तैयारी में कि आज आप इस पोस्ट पर काबिज हैं? किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया है? दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। पहला तो जिन परिस्थितियों से हम निकल के आते हैं, जैसे मैं खुद ग्रामीण पर पृष्ठभूमि का हूँ और मेरे फादर भी नहीं हैं, तो मेरे लिए ये एक तरह से खुद में शुरुआती चरण जो था, क्योंकि 2018 में मैं पहले ही प्रयास में इंटरव्यू के लिए पहुँचा था, तो कहीं न कहीं ऊर्जावान बना रहा। दूसरा, डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा, जो तत्कालीन एसडीएम कोल के रूप में 2017 में मेरे साथ जुड़े थे, और उस समय उन्होंने मेरा काफ़ी सहयोग किया था इस परीक्षा को निकालने में, और लगातार आज तक जुड़े हुए हैं। तो उनका मार्गदर्शन और प्रेरणादायी जो एक तरह से मैं कहूँ कि आशीर्वाद रहा है, इन दोनों चीज़ों को मैं कहना चाहूँगा कि इतने लंबे समय तक मैं डटा रहा और अंततः इस परीक्षा को क्वालीफाई किया। तो आपका क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी? जैसे आपने प्रीलिम्स को स्टार्ट किया, मेंस स्टार्ट किया, तो कैसे स्टार्ट किया? मतलब आप एकीकृत अप्रोच के साथ पढ़ा करते थे कि प्री मेंस और इंटरव्यू को साथ लेकर, या फिर अलग-अलग तैयारी आप किया करते थे? किस तरीके से आपने तैयारी करी है? नहीं, बिल्कुल इंटीग्रेटेड तैयारी करनी होती है, क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू अगर देखें तो एक ही परीक्षा के 3 अलग-अलग अप्रोच हैं। जब हम बात करते हैं एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने की, तो हमें अपना बेस कंप्लीट करना चाहिए, जिसके लिए ज़रूरी है कि एनसीईआरटी को हम प्रेफ़र करें। उसके बाद में टेक्स्ट बुक, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, और फिर एग्ज़ाम को क्वालीफाई करें। जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम आने वाला होता था, तो अप्रोच थोड़ी-सी ऑब्जेक्टिव टाइप की हो जाती थी, लेकिन जैसे ही मेंस एग्ज़ाम होने वाला होता था, तो अप्रोच थोड़ी-सी थ्योरेटिकल एवं कंसेप्चुअल हो जाती थी, साथ में आंसर राइटिंग का भी बूम होता था। और जब इंटरव्यू की जब हम बात करते हैं, तो जब हम लगातार एक लंबे समय से तैयारी करते हैं, तो पर्सनैलिटी में कहीं न कहीं जो हमारे कंसेप्चुअल नॉलेज होती है, उसका निखार आ ही जाता है। तो मुझे लगता है इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कपूर जी ने कही है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ प्री के ऊपर फोकस करते हैं, फिर जब प्री निकलता है फिर मेंस के ऊपर फोकस करते हैं। आप कोशिश करें कि तीनों को ही एक साथ लेकर चलें, क्योंकि आपका रिजल्ट एक्चुअल में बनाने वाला दोस्तों मेंस एग्जामिनेशन ही है। तो आपने कौन कौन सी बुक्स फॉलो करी बेसिकली प्री के लिए, मेंस के लिए, और किस तरीके की बुक्स को आपने परखा? कौन सी बुक सबसे हमारे एस्पिरेंट्स के लिए अच्छी हो सकती हैं? मेरा मानना है कि आप किसी भी सब्जेक्ट का एक बुक लीजिएगा, ना कि एक सब्जेक्ट की 4 बुक लीजिएगा, ठीक? क्योंकि आप एक बुक को मल्टी टाइम रिवाइज़ कर लोगे, वो सबसे अच्छा रहता है। तो शुरुआत में एनसीईआरटी, मैं कहना चाहूँगा कि सारी एनसीईआरटीज़ तो ज़रूरी नहीं है, जी। लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे आधुनिक भारत की विपिन चंद्रा जी की एनसीईआरटीज़ है, पॉलिटी की क्लास 11 की एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी की 6 टू 12th की एनसीईआरटी हैं, ये बहुत आवश्यक हो जाती हैं। इसके अलावा जो आर्ट स्टूडेंट हैं, जैसे मेरा बैकग्राउंड बीए रहा है, तो मैंने बीए किया है, तो उनके लिए साइंस एवं एनवायरनमेंट की जो एनसीईआरटी हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हुँ। उसके बाद में बुक्स की अगर हम बात करें, तो पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत हो गई, जैसे हिस्ट्री में आपका स्पेक्ट्रम हो गई, या फिर मिडवल और एन्सेंट में एसके पांडे हो गई। इकोनॉमी में एसएन लाल या परीक्षावाणी भी एक अच्छी बुक आती है, वो हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो उसमें भी परीक्षावाणी, या साइंस की बात करें तो उसमें परीक्षावाणी, या फिर जो है शंकर आईएएस वगैरह, इनकी जो बुक हो गई, तो मैं इनको प्रेफ़र करना चाहूँगा। साथ ही मेरा मानना है कि आप एक बुक लें किसी भी सब्जेक्ट की, और उसको मल्टी टाइम जो है आप रिवाइज़ करें,
वो आपका जो आउटपुट है, उसमें कहीं न कहीं गुणात्मक वृद्धि करता है। देखिए, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर एस्पिरेंट्स यहाँ पर कपूर जी ने कही है कि एक किताब को आप 3 बार पढ़ें, बनस्पत 3 किताबों को अलग-अलग पढ़ने से इस चीज़ पर आप बहुत फ़ोकस रखेंगे, जो आपकी तैयारी में 4 चाँद लगाएगा। तो आपका जो जर्नी रही सक्सेस की जर्नी, तो उसमें आपके सामने बहुत सारी चुनौतियों से भरा जीवन आप बता रहे हैं, संघर्ष से भरा। तो किन-किन तरीके की चुनौतियों का आपने सामना करा, जो हमारे एस्पिरेंट्स भी फ़ील करते हैं अपने जीवन में? सबके सामने कुछ न कुछ दिक्कतें आती हैं, किसी के सामने वित्तीय परिस्थिति आ जाती है, तो आपने उससे कैसे आपने कैटर किया, किस तरीके से आपने उसको उस परेशानी से आप बाहर निकले सो दैट कि आप आज इस पद पर काबिज़ हैं? दोस्तों, ये जो तैयारी है इसको मैंने 2017 में शुरू किया था अपने ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में। और तब सबसे पहली मेरी सामने यही समस्या आई थी कि मैं इतना लंबा चल पाऊँगा कि नहीं चल पाऊँगा, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन मेरी इतनी अच्छी नहीं थी। बैकग्राउंड मेरा बहुत पुअर था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा, तत्कालीन एसडीएम जो है अलीगढ़ कोल, उन्होंने कहीं न कहीं मेरे अंदर वो जज़्बा देखा, वो एक संघर्ष भरा एक व्यक्तित्व देखा। तो उनको लगा कि नहीं मोहन, आप करिएगा, आप जो है मैं आपकी हमेशा मदद करूँगा। तो आर्थिक रूप से काफ़ी सारे लोग रहे, वो परिवार में मेरे चाचा रहे हों या फिर फ्रेंड्स रहे हों या फिर डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा एवं उनकी साथी टीम जैसे राजवीर सर हो गए, जो हमें लगातार इकोनॉमी पढ़ाते थे, और भी राम कुमार गुप्ता सर हो गए, विभा मैडम हो गई, और वर्तमान में एडीएम कोल रहे, एडीएम अलीगढ़ रहे, राकेश पटेल जी। तो इन सब लोगों ने कहीं न कहीं आर्थिक रूप से मजबूती दी। हाँ, जब पहली बार जब मेरा फाइनल नहीं हुआ था, तो कहीं न कहीं मानसिक रूप से निराशा होती है, जो लगातार बनी रही 2-3 साल तक। उसमें भी आपके जो दोस्त होते हैं या आपके जो टीचर्स होते हैं, वो आपको कहीं न कहीं मार्गदर्शन कराते रहते हैं, और क्योंकि आपके दोस्त और आपके टीचर्स को आपके अंदर कमियों का पता रहता है और आपके डेडिकेशन और आपकी क्षमताओं का भी पता रहता है, तो मुझे लगता है उन्होंने लगातार मुझको वह एहसास दिलाया कि आप कर सकते हो, आपको लगे रहना चाहिए, और इसी का प्रयास है कि मैं जो है आज यहाँ हूँ। ओके, वेरी गुड। तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा? आपने ऑप्शनल किसको चूज़ किया? जो बीए में पढ़ा था आपने या फिर कोई अदर सब्जेक्ट आपने चूज़ किया? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के साथ में मैंने ग्रेजुएशन किया था। ओके, इवन मैंने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस से और नेट ओके, जेआरएफ भी किया है। ओके, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैंने ज्योग्राफ़ी ओके, सब्जेक्ट है उसको प्रेफ़र किया, और चूँकि 2018 में मुझे मार्क्स भी बहुत अच्छे मिले थे ज्योग्राफ़ी में, तो मुझे लगा कंटिन्यू करना चाहिए। इसके 2-3 रीज़न और बताना चाहूँगा। ज्योग्राफ़ी जो ऑप्शनल होता है आपकी जीएस में काफ़ी मदद करता है। क्योंकि जीएस 1 हो, जीएस 2 हो, जीएस 3 हो, इसके अलावा ऐसे वाला पोर्शन होता है, यहाँ जो है ज्योग्राफ़ी एक बड़ा वेटेज आपको देता है। दूसरा, जब आप ज्योग्राफ़ी के साथ में तैयारी करते हैं, तो आप डायग्राम हो, मैप हो, इनको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करते हैं, जिसको आपके आंसर को एक अलग टच मिलता है, जो कहीं न कहीं जो एग्ज़ामिनर होता है, उसको भी प्रभावित करता है। तो मुझे लगा ज्योग्राफ़ी ऑप्शनल के साथ में बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूँ, और फाइनली मैंने ज्योग्राफ़ी के साथ ही इस एग्ज़ाम को दिया था। तो जैसे कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं सपोज़ या किसी का कोई और बैकग्राउंड है, तो उनके लिए ज्योग्राफ़ी पढ़ना सही रहेगा, वो स्टार्टिंग से उस चीज़ को पढ़ सकते हैं एज़ एन ऑप्शनल के रूप में। उसमें आप क्या थोड़ा स्ट्रैटेजी बताएँ हमारे ऐसे एस्पिरेंट्स को जिनका कभी ज्योग्राफ़ी ऑप्शन नहीं रहा, वो किसी अदर ग्रेजुएशन के बैकग्राउंड से हैं और वो ज्योग्राफ़ी लेना चाह रहे हैं, तो क्या वो सही चॉइस रहेगी उनकी? बिल्कुल, मेरा मानना है कि ऑप्शनल चुनते समय आपको 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कि आपकी उसमें रुचि होनी चाहिए उस सब्जेक्ट को, जो कि जब तक आपकी रुचि नहीं होगी, आपके अंदर कितना भी डेडिकेशन हो, कितना भी अच्छा सब्जेक्ट हो, आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे। दूसरा, आपके पास में मटेरियल होना चाहिए उसका, राइट, पर्याप्त मटेरियल होना चाहिए। वरना आपके अंदर रुचि कितनी भी हो, लेकिन जब तक मटेरियल नहीं होगा, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक तो ये कि आपको मार्गदर्शन देने वाला कोई न कोई होना चाहिए, डिस्कस कर सकें, राइट, और उसका वर्तमान में जब आप ले रहे हैं ऑप्शनल, तो जो एग्ज़ाम है उसमें वेटेज कितना अच्छा मिल रहा है, क्या उसको अच्छे नंबर मिल पा रहे हैं, क्या नहीं मिल पा रहे हैं। तो ज्योग्राफ़ी इस लिहाज से देखा जाए तो कहीं न कहीं उसमें पर्याप्त संभावनाएँ दिखाई देती हैं। तो मेरा मानना है कि अन्य के मुकाबले, चाहे वो स्केलिंग की समस्या रही हो या मॉडरेशन की समस्या रही हो, ज्योग्राफ़ी ऑप्शनल के रूप में बेहतर अपना जो है प्रदर्शन करता विकल्प हो रहा है। सकता है वो। जी सर। राइट। तो आपका जो बायजूस एग्ज़ाम प्रेप का आपके तैयारी में क्या योगदान रहा? बायजूस एग्ज़ाम प्रेप ने आपको जैसे आप अभी बता रहे थे, मैं हमारी वार्ता हुई थी आपसे,
कि क्विज़ वगैरह में आपने काफ़ी हेल्प ली वहाँ से, तो कैसे आपका वहाँ पर कैटर रहा? नहीं, बिल्कुल देखो क्विज़ तो ली थी, लेकिन मुझे लगता है मुख्य योगदान जो रहा था वो इंटरव्यू पैनल का रहा। मॉक कहीं इंटरव्यू न मॉक आपके इंटरव्यू कैंडिडेट मैंने थे, राइट? वाइज़ूज़ का लिया था, जी। तो वहाँ मुझे कुछ गाइडेंस दी गई और आपका पैनल भी बहुत अच्छा था, तो निश्चित तौर पर वहाँ मुझे वाइज़ूज़ एग्ज़ाम प्रेप से काफ़ी मदद मिली तो थी। हमारे जो इंटरव्यू पैनलिस्ट थे, तो उनके द्वारा जो आपको गाइड किया गया, तो उसमें कुछ आपको हेल्प मिली आपके जो मेन इंटरव्यू के नहीं, रेफरेंस बिल्कुल। में? देखिए जब इंटरव्यू पैनल होता है तो उसमें वही विशेषज्ञ होते हैं जो हमें कहीं न कहीं आयोग में मिलते हैं। जी। तो उनका जब मार्गदर्शन मिलता है या उनके बताए गए जो निर्देश हैं उनका पालन करते हैं तो मुझे लगता है निश्चित रूप से उसका मुझे लाभ मिला और कहीं न कहीं वो मेरे इस परीक्षा फल में भी महत्वपूर्ण योगदान। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस की क्या आप इम्पोर्टेंस समझते हैं? आजकल एस्पिरेंट्स मैं देखता हूँ कि तैयारी करने लग जाते हैं एकदम से। कहीं से सुना, कहीं से मोटिवेशन लिया, तो बस तैयारी करने लग गए। लेकिन क्या आप उनको बताना चाहेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस की क्या इम्पोर्टेंस है उनकी तैयारी में? मुझे लगता है इस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सिलेबस। आप तैयारी शुरू करने से पहले अपनी क्षमताओं को जानते हैं और उन क्षमताओं के साथ में जब आप सिलेबस को देखते हैं कि क्या मैं इसमें कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मेरा मानना है यूपी पीसीएस ख़ास करके मुख्य परीक्षा, उसका सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है राइट। और सिलेबस में भी कुछ मेजर पार्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जिसके लिए ज़रूरी है हम कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन को देखें। राइट। हम पाएँगे कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, वो हमें कहीं न कहीं अपनी तैयारी को और बेहतर करने का एक विकल्प देते हैं। वो राइट। बताते हैं कि किस पोर्शन से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो एक समझदार जो स्टूडेंट होता है, जो तैयारी को अंतिम चरण तक ले जाना चाहता है, ना सिर्फ प्री प्री एग्ज़ाम निकालना चाहता है, वो हमेशा ये देखता है कि सिलेबस में कौन-सा मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन-सा जहाँ पे मेरी क्षमताएँ बहुत बेहतर साबित हो सकती हैं या कौन-सा ऐसा वीकनेस है, उसको मुझे सुधार करना चाहिए। राइट। तो मेरा मानना है कि एक ब्राइट स्टूडेंट को सिलेबस और लास्ट ईयर के क्वेश्चन ये दोनों ही चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, जो उसे अंत तक जो है कहीं न कहीं चयन प्रक्रिया तक बनाए रखने में सफल होती हैं। अच्छा, दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कपूर कि आपने नोट्स मेकिंग कैसे करी? आप नोट्स मेकिंग को प्राथमिकता देते हैं या फिर पीडीएफ पढ़ने को प्राथमिकता प्राथमिकता देते हैं? आजकल क्या है, प्रायोरिटीज़ जो दी जा रही हैं, वो ज़्यादातर आप पीडीएफ जो बच्चे पढ़ना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल, कि पीडीएफ कलेक्टर ही हो गए एक तरीके से, पीडीएफ जहाँ से मिलती है वहाँ से ले लिया। और उसमें नोट्स मेकिंग में और फिर पीडीएफ कलेक्शन में क्या डिफ़रेंस है आपके अकॉर्डिंग? और आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? प्रतिभागियों को क्या फ़ील करवाना चाहिए एज़ एन नोट्स मेकिंग में और पीडीएफ कलेक्शन में? देखिए सर मेरा एक्सपीरियंस 2018 में जब पहली बार मैंने मुख्य परीक्षा दी थी, तो मैंने तय कर लिया था कि मैं खुद के नोट्स बनाऊँगा। राइट। उसके लिए मैं अलग-अलग जगह से जैसे बुक्स हो गई या फिर किसी कोचिंग की या साइट का कहीं हो से गया, भी हाँ। मैं कहीं से भी उसके लिए मटेरियल ले लूँगा, लेकिन मैं अपने खुद के नोट्स बनाऊँगा और राइट। नोट्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप सिलेबस को कवर करें। राइट। तो सिलेबस में जो भी पॉइंट थे, उनको मैंने छोटा-छोटा करके नोट्स बना लिया था, चाहे वो जीएस 1 हो, जीएस 2 हो, जीएस 3 हो, जीएस 4 हो। हुँ। सारा का सारा मैंने नोट कर लिया था और लगातार मैं उसी से तैयारी करता रहा। इससे 2 चीज़ें हुई, एक तो मुझे कॉन्फिडेंस रहा हमेशा कि मेरा सिलेबस कहीं न कहीं कवर हो रहा है। दूसरा तैयारी के स्तर पर मुझे इधर-उधर भागने से ज़्यादा मदद मिली क्योंकि जब आपके खुद के नोट्स होते हैं और उसमें हर चीज़ पॉइंट आउट होती है, तो आपके अंदर एक अलग मोटिवेशन रहता है राइट। और आप तैयारी को अंतिम चरण तक ले जा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से वर्तमान में जो स्टूडेंट होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि पीडीएफ कलेक्ट करते हैं, एक पीडीएफ देखते हैं, फिर उसे दूसरी देख लेते हैं। हुँ। आप किसी भी चीज़ को जब तक मल्टी टाइम रिवाइज़ नहीं करोगे, तब तक चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होंगी। लेकिन जब आप नोट्स बनाते हैं और उसको रिवाइज़ करते हैं, तो चीज़ें एज़ इट इज़ आपके माइंड में रहती हैं और एग्ज़ाम हॉल में जब आप मुख्य परीक्षा लिख रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं मानसिक रूप से आप अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं और इसका इम्पैक्ट जो है आपके आंसर राइटिंग में भी पड़ता है। तो मेरा मानना है कि नोट्स आपको प्रॉपर बना लेने चाहिए। राइट। तो आपका समय प्रबंधन को लेकर क्या कहना है? क्योंकि आजकल जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है कि बच्चा टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा है। समय अपना जाने-अनजाने में बहुत ज़्यादा वो वेस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या किया? समय प्रबंधन को आपने किस तरीके से किया? टाइम को किस तरीके से आप मैनेज करते थे? उसके बारे में थोड़ा बताएँ व्यूअर्स को। सर मेरा टाइम मैनेजमेंट का तरीका इस तरह था कि मैं प्लान बनाता था और मेरे प्लान 3 लेयर में होते थे। जैसे कुछ प्लान होते थे कि जो डेली फॉलो करने होते थे, कुछ वीकली फॉलो करने होते थे और कुछ मंथली या फिर एग्ज़ाम तक फॉलो करने होते थे। तो टारगेट सेट करता था
डे के शुरू में, और टारगेट सेट करने के साथ ही मैं तैयारी करता था। अगर मेरा टारगेट अचीव हो जाता था, तो फिर मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स मिलता था और हैप्पीनेस भी अंदर से आती थी। अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाता था, तो एक मोटिवेशन लेवल थोड़ा-सा डाउन हो जाता था। दूसरे दिन फिर उसी क्षमता के साथ में मैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करता था। क्योंकि मेरा मानना है कि जिस तरह से एस्पिरेंट जो है घंटों के हिसाब से तैयारी करते हैं, वो एक अलग दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आप टारगेट सेट नहीं करोगे, चाहे आप कितने भी घंटे पढ़ लीजिएगा, फिर चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो मेरा जो पूरा का पूरा काम रहता था कि मैं अपने सिलेबस को कैसे कवर करूँ, जो चीज़ मुझे पढ़नी है उसको कैसे कवर करूँ, और वो टारगेट के माध्यम से ही हो सकती है। किसी की क्षमताएँ ऐसी होती हैं कि वो 4 घंटे में 18 घंटे जितना पढ़ सकता है। किसी की क्षमताएँ इतनी होती हैं कि वो 18 घंटे में 4 घंटे जितना पढ़ वेरी पाता गुड, है। वेरी गुड। तो मेरा मानना है कि आप टारगेट सेट करें, राइट। और जब तक टारगेट अचीव ना हो कर पाएँ, तब तक आप उसे पूरी की पूरी दृढ़ता के साथ में कंप्लीट करें। क्योंकि आप अगर टारगेट सेट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप अपने आप को झूठी दिलासा दे रहे हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक लड़ाई की तरह है, आपको उसमें जीतना है, तो कहीं न कहीं आपको अपने आप को बेहतर करना होगा, डे बाय डे बेहतर करना होगा। तो आजकल बच्चे ऐसा दूसरों को दिखाने के लिए कि हम तैयारी कर रहे हैं और एक्चुअल में वो प्रोडक्टिविटी उनकी नहीं है। ये भी काफ़ी दिक्कत आती है आजकल देखने को मिलती है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे बच्चे जो सिर्फ़ दिखाने के लिए कि बस तैयारी कर रहे हैं, दिल से हमारा मन नहीं है, तो उनके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे उनको? नहीं, अगर ऐसा कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि वो अपने आप में तो धोखा कर ही रहे हैं, बल्कि अपने परिवार और अपने चाहने वाले हैं या उनके गुरु हैं, उनके साथ में भी धोखा कर रहे हैं। एक लंबे समय के बाद में आप पाएँगे कि जो आपने वाहवाही लूटी थी, झूठी वाहवाही लूटी थी कि आप इतने घंटे पढ़ते थे, आप इतना हुँ, घंटे करते थे, वो सारी चीज़ें आपको खुद में बुरी लगने लगेंगी और आप राइट। अपने आप को असहज महसूस पाएँगे। तो मेरा मानना है कि एक एस्पिरेंट को खुद के साथ में कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए अपने लक्ष्यों से, और ना ही कभी खुद से झूठ बोलना चाहिए। दोस्तों देखिए, जैसे कि अभी बताया गया कपूर जी के द्वारा कि टाइम की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप 24 घंटे में से 16 घंटे पढ़ रहे हो। आप 5 घंटे या 6 घंटे भी लगातार अगर पढ़ रहे हैं, वो भी आपको रिज़ल्ट देगा। लेकिन आप अपने टारगेट को सेट करते हुए पढ़ाई करेंगे तो वो आपको बहुत इम्पैक्ट करेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि कितना टाइम हम पढ़े हैं। इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। अच्छा कपूर जी, और आपकी जर्नी में कोई और चुनौतियों का सामना जो सबसे ज़्यादा आप समझते हैं कि तैयारी के दौरान एक एस्पिरेंट को देखने को मिलती है, एक आम प्रतिभागी को, कि ये चुनौतियाँ आती ही आती हैं, तो उससे कैसे निपटा जाए? देखिए सर, कई प्रकार की चुनौतियाँ रही हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन अपने आप में चुनौती बनता जा रहा है। राइट। जितना हम समय मोबाइल फ़ोन हुँ, पे लगातार बिताते हैं, तो उससे कहीं न कहीं मैं जब लास्ट में एग्ज़ाम वाले आना होता था, तो मैं पूरी तरह से दूरी बना लेता था। हुँ, फैमिली प्रेशर भी रहता है, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा था हुँ, और मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, जैसा कि मैंने बताया। तो मेरे लिए घर की ज़िम्मेदारियाँ भी थीं, तो वो भी एक कहीं न कहीं चुनौती थी, जो हुँ, कहीं न कहीं एक सामान्य एस्पिरेंट होता है, जो हुँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है, उसको लगता है। साथ में कई अन्य चुनौतियाँ भी रहती हैं, जैसे कभी-कभी हम पूरी तरह से तैयारी में नहीं अपना टारगेट टाइम दे सेट कर पाते बिल्कुल। हैं और फिर क क्या है, निराश हो जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि दोस्त और आपके टीचर्स और आपकी फैमिली जब आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो फिर चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं। हुँ, लेकिन हम सभी एस्पिरेंट ने पिछले काफ़ी समय में जो देखा, जो कोरोना महामारी रही, वो एक डिज़ास्टर की तरह रही। और मेरा मानना है कि उसने कहीं न कहीं तैयारी को भी, फैमिलीज़ को भी, चुनौतियों को भी काफ़ी बढ़ाया था। ये एक ऐसा फ़ेज़ था जब एक एस्पिरेंट खुद में 6 महीने तक एक अपने कमरे में बंद था और किसी से मिलना-जुलना नहीं, घर हुँ, जाना नहीं, तो मेंटली टॉर्चर करने वाली हुँ, कंडीशन थी। लेकिन अगर जब हम एस्पिरेंट हैं और किसी चीज़ को ठान लेते हैं, तो मैंने उस समय का सदुपयोग किया और वेरी मुझे गुड, लगा कि जो भी मेरी वीकनेस है, उनको मैं कम से कम इस टाइम क में कंप्लीट कर लूँ। तो राइट। कई प्रकार की चुनौतियाँ रहती हैं, लेकिन जब चुनौतियाँ हैं, तो फिर आपको कहीं सामना न तो करना कहीं है। सामर्थ्य भी होगा, और फिर ये सेवा ऐसी है जिसमें आगे जाके चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ मिलनी ही हैं, तो कहीं न कहीं आपको तैयार भी रहना है, और यही तैयारी होती है इस एग्ज़ाम की। तो जैसे आप डीएसपी की पोस्ट पर अभी आए हैं, तो क्या सोचते हैं अभी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर क्या करने का आपका मन है? जब भी आप यूथ हैं बिल्कुल अभी, तो आपका किस तरीके का मन है, किस तरीके का मोटिवेशन अपने अंदर आपने रख रखा है कि सर्विस में जाऊँगा तो मैं इस तरीके से अपने आप को रखूँगा? उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, जैसे सरकार वर्तमान में काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, ख़ास करके लॉ एंड ऑर्डर
को मेंटेन करने में। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि कहीं न कहीं जो एक गरीब व्यक्ति है या एक सामाजिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति है, उसका शोषण सामान्यतः थानों में अधिक होता है। राइट। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं उसे कैसे न्यूनतम कर सकूँ अपने कार्यक्षेत्र में, तो यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो आप हमारे एस्पिरेंट्स के लिए कुछ 2 शब्द कहने की कोशिश करें कि जिससे वो मोटिवेट हों और आपकी बात को वो अमल करें अपनी तैयारी के दौरान, कि भई वो उस वर्ड्स को समझें आपके और उसको अपने अंदर बिल्कुल निहित कर लें कि सो दैट वो अच्छा परफ़ॉर्म कर सके। तो कुछ 2 वर्ड्स आप प्लीज़ कहिएगा हमारे स्टूडेंट से। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मैं इसका एक जीता-जागता उदाहरण हूँ। जिस परिस्थितियों से मैं निकल के आया, 2018 में मैंने इंटरव्यू दिया, फिर उसके बाद में मेंस भी कंप्लीट नहीं हुआ, एक बार प्री एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। तो एक लंबा समय मेरा संघर्ष का रहा है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप इस एग्ज़ाम को प्रॉपर रूप से निकालना चाहते हैं, एक अच्छी पोस्ट लेना चाहते हैं, तो अपने अंदर वो जुनून रखिएगा। वो कहीं न कहीं धैर्य रखिएगा। आपको देर हो सकती है, लेकिन अंततः आप कामयाबी चूमेंगे। उसके लिए ज़रूरी है आप डेडिकेशन के साथ में तैयारी करते रहें, निराश ना हों। अगर आप फेल हुए हैं, तो भी निराश ना हों। फेलियर इस एग्ज़ाम का एक पार्ट है, लेकिन आपको उससे बाहर निकलना है और बेहतर करना है, अपनी कमियों को देखना है और उनको फिर से दोहराना नहीं है। और अंततः आप पाओगे जब लंबे समय के बाद में कि आप ज़रूर सफल होंगे। यही मैं आपको कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर आए और आपने हमारे प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया और मैं आपके भी भविष्य की उज्ज्वल कामना करता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार की राह को आगे बढ़ाएँगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिव्यांशु जी, आपने मुझे मौका दिया, और थैंक यू बायजू एग्ज़ाम प्रेप का, जिन्होंने मुझे अपनी बात कहने का, कहीं न कहीं जो लोग उनके साथ में एक जुड़ाव सा मुझे आज महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं उनके साथ में कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ। तो राइट। थैंक यू।